इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने गुरुवार को गाजा पर हवाई हमला किया और इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई। कई अन्य इसमें घायल भी हुए हैं। मृतकों और घायलों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की प्रक्रिया जारी है। वहीं इन मृतकों में 5 पत्रकार भी हैं, जो अल अवदा अस्पताल के कवरेज के लिए गए हुए थे। लेकिन इजराइल के इस हवाई हमले में अस्पताल के आसपास स्थित गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं, जिस वजह से वहां मौजूद पत्रकारों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से सभी पत्रकार अल कुद्स और अल यूम टीवी चैनल के लिए काम करते थे, और जो अस्पताल की कवरेज के लिए वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन इस बीच हमला हो गया, जिसके जद में आकर सभी को अपनी जान गंवानी पड़ी। फलस्तीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस गाड़ी पर हमला हुआ वो पत्रकारों की ही गाड़ी थी, और उस गाड़ी से सभी पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे। फिलहाल इस हमले को लेकर इजराइल की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई है। तो क्या ये माना जाए कि ये गलती से हुआ हमला जो पत्रकारों की गाड़ी पर किया गया, क्योंकि पत्रकार अक्सर लंबे समय से युद्ध क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते आए हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को या पत्रकारों को कभी किसी के द्वारा निशाना नहीं बनाया गया। अब ऐसे में इजराइल से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो बताई जा रही है, जिसमें इजराइल ने पहले ही 2 टूक कर दिया है कि गजा से सेना नहीं हटाएंगे, चाहे जो भी हो। दरअसल इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के मुताबिक बुधवार को उन्होंने कहा कि गजा में उनके सैनिक तैनात रहेंगे और फलस्तीनी क्षेत्र पर सुरक्षा नियंत्रण कायम रखेंगे। उनके बयान से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के लिए जारी वार्ता की सफलता संदिग्ध हो गई है, और ऐसे में अब देखना यह होगा कि गजा मिस्र सीमा पर एक बफर जोन के दौरे पर आए काट्ज ने गजा में सुरक्षा नियंत्रण आईडीएफ के हाथों में रहेगा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली सेना गजा पट्टी के भीतर सुरक्षा क्षेत्रों, बफर क्षेत्रों और नियंत्रण की स्थिति में रहेगी। उन्होंने इस उपाय को इजरायली समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया है। काट्ज ने कहा कि यहां कोई हमास सरकार नहीं होगी और न ही हमारी सेना। जारी लड़ाई के बाद एक नई वास्तविकता सामने आएगी। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय और हमास ने एक दूसरे पर गजा युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने में देरी का आरोप लगाया। दरअसल कतर और मिस्र की मध्यस्थता में दोहा में हुई वार्ता के बाद हमास ने कहा कि वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन इजराइल ने गजा से सेना वापस बुलाने, युद्ध विराम, कैदियों और विस्थापितों की वापसी के लिए नई शर्तें रखी हैं। हमास ने दावा किया कि इन शर्तों की वजह से संभावित समझौते पर अंतिम मुहर लगने में देरी हो रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने हमास के आरोपों का खंडन किया। उसने एक बयान में कहा कि हमास जिन बातों पर सहमति बन चुकी थी उससे पीछे हट रहा है और वार्ता में बाधा उत्पन्न हो रही है। इससे पहले इजराइल ने मंगलवार को 1 सप्ताह की सार्थक चर्चा के बाद दोहा से अपने वार्ताकारों को वापस बुला लिया था। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक इजराइल ने एक बयान में कहा था कि हमारे बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर चर्चा जारी रखने के लिए इजराइल में आंतरिक विमर्श के लिए टीम के सदस्य वापस आ रहे हैं, और इस टीम में मोसाद के वरिष्ठ अधिकारी, शिन बेत सुरक्षा एजेंसी और इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। पिछली असफल वार्ताओं में तटीय फलस्तीनी क्षेत्र से इजरायली सेना की वापसी और युद्ध विराम की अवधि महत्वपूर्ण बाधाएं रही हैं। हमास युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता है, जबकि इजराइल किसी भी प्रस्ताव से पहले गाजा पर हमास का नियंत्रण खत्म करने और युद्ध विराम के बाद भी फलस्तीनी क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बनाए रखने पर जोर देता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को बताया था कि हमास के साथ बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के प्रयासों में प्रगति हुई है, लेकिन आगाह किया कि समझौता होने की समय सीमा अभी स्पष्ट नहीं है। स्पष्टता कैसे आएगी, इसके लिए भी लगातार अब इजराइल ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बहरहाल इससे तो स्पष्ट है कि इजराइल अभी फिलहाल पीछे हटने वाला नहीं, जबकि इजराइल ने ईरान के हूथियों से निपटने के लिए भी अब तैयारी तेज कर दी है। वो क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल एरो 3 मिसाइल पर एक बड़ा दांव लगाया गया है, और इसके लिए जो अभी परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं उससे साफ जाहिर है कि अमेरिका थार्ड और पैट्रियट से भी
ये बेहतर मिसाइल साबित हो सकती है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है। बहरहाल अभी इस दावे की कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में जब मिसाइलों का इस्तेमाल होगा तो स्पष्ट हो ही जाएगा। और आपको हम बताएं तो इस पूरे मामले को लेकर इजराइल ने ईरान और हूथियों से निपटने के लिए तैयारी की है। इजराइल ने अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया और इजरायली रक्षा मंत्रालय ने अत्याधुनिक एरो 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी IAI के साथ बड़े सौदे की घोषणा की है। दरअसल ये डील अरबों शेकेल यानी जो इजरायली करेंसी है अरबों शेकेल की है और हालांकि इस सौदे की सटीक राशि का खुलासा नहीं किया गया। ये घोषणा जब की गई, इजराइल ने पिछले 14 महीनों से हूथियों के और ईरान के मिसाइली हमलों को रोकने के लिए एरो 3 प्रणाली का इस्तेमाल किया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने एरो 3 प्रणाली को इजराइल की रक्षा क्षमता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी हवाई रक्षा क्षमता है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस समझौते के तहत IAI से IDF को बड़ी संख्या में एरो 3 इंटरसेप्टर सिस्टम्स मिलने हैं। दरअसल एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली इजराइल ने अमेरिका की मदद से बनाई है। इसमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हमलों का मुकाबला करने के लिए एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर्स दोनों ही शामिल हैं। एरो 3 को हमास के साथ इजराइल के युद्ध की शुरुआत के बाद तैनात किया गया था। इसके बाद से ये प्रभावी साबित हुआ है। इजराइल अब पुराने पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणालियों को अलविदा कहने की तैयारी कर रहा है और एरो सिस्टम ने वैश्विक निर्यात बाजार में भी जगह बनाई है। पिछले साल इजराइल ने जर्मनी के साथ 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील के तहत एरो 3 इंटरसेप्टर की आपूर्ति करने के लिए समझौता किया था। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद जर्मन ने रूस के बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए एरो 3 रक्षा प्रणाली को अहमियत दी है। जर्मनी ने अमेरिका के हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड सिस्टम के ऊपर एरो 3 को चुना है। थार्ड को अमेरिका और उसके सहयोगियों की वायु रक्षा रणनीतियों की आधारशिला कहा जाता है। थार्ड दुनिया की उपलब्ध सर्वोत्तम मिसाइली रक्षा प्रणालियों में से एक है। इसे विशेष रूप से रशिया और चाइना जैसे विरोधियों से बैलिस्टिक मिसाइली खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है।